बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जजेस ने आज बता दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कालादम होने जा रहा है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो फुल कोर्ट आज बैठा था, 15 जो जजेस आज बैठे थे, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक चीज़ बड़ी वाज़े हो चुकी है। वैसे तो जो लाइव आज सारा दिन चलती रही कोर्ट प्रोसीडिंग, वो भी आपने शायद देखी भी होगी। तकरीबन 6 घंटे ये प्रोसीडिंग चलती रही, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़े होकर सामने आई वो ये कि अब भी जजेस के अंदर जो तकसीम है वो मौजूद है और जजेस एक दूसरे को ही आज की इस प्रोसीडिंग में दलाइल देते रहे और ये वाज़े कर दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ क्या होने जा रहा है, कैसे कालादम होगा। कुछ तफसीलात हैं, अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने क्यों टोका चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को। बड़ा एक अनयूजुअल सा सीन हुआ है कोर्ट रूम के अंदर, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने माज़रत क्यों की है, ये माज़रत का क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो शेयर करता चलूँ। डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि आज भी इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, दलाइल यानी कि मुकम्मल नहीं हो सके। और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब से आज जब वो समाअत का आगाज़ किया गया तो ये कहा गया कि आज दलाइल मुकम्मल करने हैं और आज हम ये केस मुकम्मल करके ही उठेंगे, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाएं। लेकिन जब इस केस का इख्तिताम हुआ, आज के दिन का इख्तिताम हुआ, तो तब भी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने यह कहा कि अब जो आइंदा प्रोसीडिंग होगी उस आइंदा प्रोसीडिंग में तमाम दलाइल मुकम्मल करने हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। तो आज भी खैर 12 तो नहीं बजे थे, लेकिन समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आइंदा समाअत के हवाले से भी यही कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने। और समाअत मंडे वाले दिन तक यानी कि नेक्स्ट मंडे 9 अक्टूबर बनता है, ये केस की समाअत को मुलतवी किया है। 9 तारीख को अटॉर्नी जनरल और इसमें दीगर जो कुछ फ़रीक़ैन हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, उनको नोटिस चूँकि इशू हुए थे, तो वो अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज होगा और फिर उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो ये आज इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो इतनी सी ही थी। लेकिन नाज़रीन, इस केस के हवाले से माइंड आज क्लियर कर दिया है जजेस की जानिब से, ख़ास तौर पर जो मैं आज ये 6 घंटे बैठकर मैंने सारी प्रोसीडिंग को सुना है, और वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालादम होने जा रहा है। और इस हवाले से जो मेरी प्रिडिक्शन है वो यही है कि 8-7 से फ़ैसला आएगा, या ये होगा कि ये जो 8 मतलब जजेस इस तरह से होगा कि कालादम करार दे देंगे। जो भी रीज़न्स होंगी वो आगे उसमें लिखेंगे। लेकिन जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन और जो उनके सवालात थे और जो मुखालफत थी एक दूसरे की, यानी कि एक दूसरे को ही जजेस दलाइल देते रहे, वकील को मुखातिब करते हुए, ये भी आज हुआ। मतलब मुखातिब वकील को कर रहे हैं, लेकिन दलाइल एक किस्म के वो दूसरे अपने जो जज थे उनको दे रहे थे। फिर दूसरे जज साहब उनके उस दलील के काउंटर में अपनी दलील देते और वकील को ही मुखातिब करते हुए जो वो दलील थी वो देते थे। तो इससे एक माइंड जो है वो शो कर दिया गया है। अभी भी जो तकसीम है वो मौजूद है और इसमें ये है कि मेरे ख़्याल से 8 एक तरफ होंगे, 7 एक तरफ होंगे, यानी कि 8 वो होंगे जो कालादम करार देंगे, 7 जो हैं वो शायद कालादम करार ना दें। या इस तरह से भी हो सकता है कि 8 वाला जो नंबर है, कालादम करार देने वाला नंबर, वो बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं अब ये कह सकता हूँ, जो ऑब्ज़र्वेशन है मेरी कि ये कालादम हो जाएगा। मज़ीद इसमें चूँकि और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन एक पॉइंट यही है कि ये एक्ट को कालादम किया जाए। तो एक तो ये चीज़ है, और इसमें कौन सी वो ऑब्ज़र्वेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर मैं ये जो बात है वो कह रहा हूँ, वो भी आपके सामने रखता हूँ ताकि मज़ीद आप अंडरस्टैंड कर लें कि किस चीज़ की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जजेस इस तरफ हैं और कुछ जजेस उस तरफ हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले तो जस्टिस आयशा मलिक हो गई, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हो गई, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल अहसन। अच्छा, ये जो जजेस हैं ये क्या सवालात कर रहे हैं वकीलों से और ये क्या जो नुकात हैं वो उठा रहे हैं। एक तो जस्टिस आयशा मलिक साहब, अच्छा उससे पहले मैं आता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान क्या हुआ, क्यों जो है वो थोड़ा टोका और जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो कहा कि नहीं मुझे टोके ना, इस तरह से वो क्या चक्कर हुआ। अच्छा, हुआ इस तरह से था कि वकील साहब आर्गूमेंट्स अपने दलाइल दे रहे थे,
तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उनसे सवाल जो है वो पूछने के लिए उन्होंने बोलने का आगाज़ किया, लेकिन साथ ही चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने थोड़ा सा उनको टोक कर और ख़ुद ही वो बोलने लग पड़े और उन्होंने कहा कि जो सवालात हैं वो फिर बाद में भी कर लें बेशक, और जो वकील साहब हैं इनको एटलीस्ट बोलने दें। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिस्पॉन्स किया और चीफ़ जस्टिस साहब से कहा कि मेरा ये जो सवाल है वो रेलिवेंट सवाल है और इन ये जो दलाइल दे रहे हैं इससे रेलिवेंट है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। और उन्होंने फिर वो जो सवाल है वो पूछा। ज़ाहिर सी बात है एक नॉर्मल अंदाज में आप इसी तरह से ही कहते हैं कि मेरा ये सवाल रेलिवेंट है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। और असल में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये चाहते थे कोई सवाल ना करे, जल्दी से प्रोसीडिंग ख़त्म हो, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया और सवाल करने से रोकने पर फिर कहा कि नहीं मेरा रेलिवेंट सवाल है और मैं ये जो सवाल है वो करूँगी उनके जो और फिर उसके बाद उन्होंने जो सवाल है वो पूछा भी। तो ये एक अनयूजुअल सा सीन में इसको कह रहा हूँ कि ये हुआ आज कमरा अदालत के अंदर, क्योंकि कभी भी इस तरह से नहीं, जो मैंने इतने अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कभी ऐसे मैंने नहीं देखा कि आपका साथी जज जो है वो चीफ़ जस्टिस को इस तरह से कहे या चीफ़ जस्टिस अपने साथी जज को इस तरह से टोके, उनके सवाल के दरमियान टोक दे और कहे कि नहीं पहले उनकी आप जो है वो दलाइल देने दें। बेशक अदालत का माहौल इस तरह से बना हुआ था कि मुसलसल सवालात आ रहे थे और वकील को बोलने का कम मौका मिल रहा था। ये भी इस माहौल के अंदर ये सारी चीज़ हुई, लेकिन ये एक अनयूजुअल सीन था जिससे भी बहुत ज़ाहिर होता है जो तकसीम है वो क्लियरली नज़र आती है इस तरह से भी कि एक साइड पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और दूसरी तरफ अगर जो कुछ जजेज़ हैं तो उनमें एक जज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी हैं। तो ये चीज़ इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि नज़र भी आई। अच्छा, जो मैंने 4 जजेस के नाम लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक, इसके अलावा दीगर भी जजेज़ हैं, लेकिन वो दीगर जजेस ज़्यादा वो नहीं बोले, ज़्यादा जो थे वो यही बोले। इवन के जस्टिस सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने किया वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था और आखिर में एक बात उन्होंने गलती से उन्होंने कही, लेकिन वो मुझे ऐसे लगा कि वो उनको मालूम नहीं था कि उनका जो स्पीकर है वो ऑन है और उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस को वो बात कही। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि जस्टिस आयशा मलिक के सामने जस्टिस मुसरत हिलाली जो थी उन्होंने क्या किया और इसी तरह का सीन हुआ, अनयूजुअल सा वो सीन था, वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। अच्छा, उससे पहले ये मैं आपको 4 जजेस के हवाले से बता दूँ कि इनका नुक्ता नज़र क्या है। एक तो ये सवाल आ रहा है इन चारों जजेस को अगर कंबाइन करें, वो ये है जी कि फुल कोर्ट आप कहते हैं जी कि इसमें अपील का हक मिल जाएगा, ठीक है, जो एक्ट है, ठीक है, एक्ट को अगर मान लेते हैं अपील का राइट दे दिया जाता है, तो ये जो फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट के बाद फिर अपील का जो राइट है वो फिर कहाँ गया, फिर फुल कोर्ट के बाद कहाँ पे जो अपील है वो जाएगी। एक तो ये है बार बार आ रहा है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब बार बार पूछ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है। सवाल ये नहीं है कि ये कानून दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि इससे इख्तियारात, ये अच्छा कानून है और इससे जो इख्तियारात हैं वो अकेले चीफ़ जस्टिस की बजाय कमेटी के पास चले जाएंगे, तो ये और अच्छी बात है। एक बंदे के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जजेस के पास हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर उसका इस्तेमाल हो पाएगा। तो यहाँ पर इन जजेस का ये कहना है कि सवाल ये नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, बात ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है और प्रोसीजर को ठीक अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया। यानी कि वो रॉबिन हुड वाली मिसाल ले लें कि रॉबिन हुड क्या करता था, वो तो अमीरों से पैसे चोरी करके तो गरीबों में बांट देता था, तो फिर आप उसको भी, इस चीज़ को भी फिर सही कह दें कि काम तो ठीक है कि अमीरों से जो पैसा है वो लेकर तो वो गरीबों को दे रहा था, लेकिन बात ये है कि वो चोरी कर रहा था। तो इस तरह से फिर हर चीज़ ही अगर माशरे में इस तरह से हो रहा है तो वो काम ठीक है तो वो फिर सही होना चाहिए, बेशक उसमें प्रोसीजर सही अडॉप्ट नहीं किया गया। तो असल में सवाल ये था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पार्लियामेंट नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। और दूसरे नंबर पर यह था कि ये सिंपल मेजॉरिटी से उन्होंने किया है, अगर उन्होंने कोई तरमीम आईनी करनी थी तो वो जो है वो 2/3 अक्सरियत से कर सकती थी। ये प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो ये बुनियादी सी एक चीज़ है जो कि इस केस में बार बार पूछी जा रही है, लेकिन नहीं उसको जो है वो जजिस को मुतमईन नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, जस्टिस याया अफरीदी हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए। ये जजिस चूँकि ज़्यादा सवालात और रिमार्क्स वगैरह इनके सामने आ रहे हैं तो इसलिए इनको मैंने कोट किया। अच्छा, अब इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि पार्लियामेंट को राइट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो कानून है वो बना सकती है।
और दूसरा ये कि जजिस के इख्तियारात तो नहीं छीने गए, बल्कि इख्तियारात और जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रही हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि जज से इख्तियार लेकर, चीफ जस्टिस से इख्तियार लेकर आज खुद नोटिस का वो किसी और को दे दिया, बल्कि वो तो 3 रुकनी कमेटी को दे दिया। और चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि मैं खुद ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये अगर मेरे ऊपर हो तो कल को मेरी मर्ज़ी में जो कुछ मर्ज़ी करता रहूँ, मैं फुल कोर्ट बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर 3 जजेस होंगे तो उससे ये होगा कि मज़ीद इसमें जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी और फिर मेरे अकेले की मर्ज़ी नहीं चलेगी, 3 रुकनी जो कमेटी है वो फ़ैसले करेगी। लेकिन खैर इसमें फिर अगर इस तरह से हो कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि फिर कल को उनकी मर्ज़ी, वो जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, लेकिन अब इस तरह से तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर अगर कोई है तो वो अपनी मर्ज़ी करता रहे, किसी चीज़ का वो ख्याल ना करे। और अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि वो जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, तो फिर इस तरह से जो 3 रुकनी कमेटी है फिर वो भी जो कुछ मर्ज़ी करती रहे। इस तरह से तो फिर ये भी होना चाहिए कि जो मुशावरत है अगर वो वाकई करना चाह रहे हैं तो फिर सारे जजेस को क्यों नहीं मिलाया गया, जितने भी 17 जजेस होते हैं या अभी जितने 15 जजेस मौजूद हैं तो उन सारों के साथ फिर मुशावरत होनी चाहिए, फिर खाली 3 नहीं होने चाहिए। तो ये भी जो सवालात हैं वो उठते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस अपोजिट माइंड सेट जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और ज़्यादा जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये कालादम हो जाएगा, और कम जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं जो कि नहीं चाहते कि ये कालादम हो जाए। दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो माज़रत वाली बात हुई आज, वो क्या हुई अदालत में, वो भी आपको बताता हूँ। आज इस तरह से हुआ था कि उज़ैर भंडारी जो हैं इमरान खान साहब के, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, वो दलाइल दे रहे थे। तो चीफ जस्टिस साहब उनसे सवाल कर रहे थे कि अगर कल को कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका भी तो आइन में जिक्र नहीं है, इस हवाले से कोई कानून साजी होती है तो क्या उसको भी फिर कालादम करार दे दिया जाएगा। तो इस पर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा, देखे जी, मैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से दलाइल नहीं दे रहा, जो चीज़ मेरे सामने है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस पर मैं दलाइल दे रहा हूँ, तो मैं उसी के ऊपर रहूँगा, आप मुझे इसी में ही बोलने दें। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे माज़रत करता हूँ, आप अपने जो दलाइल हैं उनको जारी रखें और अपने दलाइल दें। तो ये छोटा सा एक और वाक़या हुआ था। फिर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का मामला है वो क्या हुआ। अच्छा, असल में हुआ ये था कि जब बिल्कुल एंड होगी केस प्रोसीडिंग और ये डिस्कस किया जा रहा था कि अगले मंडे को रखा जाए, कब ये केस की समाअत रखी जाए, तो अपने लेफ़्ट एंड राइट पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल एहसन साहब से वो मुशावरत कर रहे थे कि कब रखी जाए और क्या मंडे की तारीख दे दी जाए। तो उस पर मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बोला कि चूँकि चीफ साहब ने कहा था कि मुशावरत से अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और उनके रिमार्क्स भी जो मैंने शुरू में कहा वो इस तरफ है उनका झुकाव के बजाय चीफ जस्टिस खुद करने की चीज़ें मुशावरत से दीगर जजिस से करेगा तो उसमें क्या कबाहत है। तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने शायद जो है वो उनको ये था कि जो उनका माइक है वो बंद और गालबन वो अपने साथ बैठे जज से शायद मुखातिब थी, मैं देख नहीं पाया उनको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस मामले के ऊपर भी फिर अभी भी आप मुशावरत क्यों नहीं कर रही, यानी कि अगर मंडे को समाअत मुलतवी करनी है तो फिर इस मामले में भी मुशावरत करें। और गलती से शायद उनका जो माइक था वो ऑन रह गया और इतना सही सिर्फ आवाज़ जो है वो आ सकी कि आप फिर इस मामले में क्यों मुशावरत नहीं करते, और फिर माइक बंद हो गया। तो ये वो एक इंसिडेंट था जिससे मज़ीद मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिवीज़न है वो नज़र आ रही है, और जो लोग इसको लाइव देख भी रहे हैं प्रोसीडिंग को, तो इससे भी साफ बहुत सारी चीज़ों से ये नज़र आ रहा होता है जी कि जो है वो डिवीज़न मौजूद है। तो ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अच्छा, आगे चलते हुए मैं देख लूँ कोई चीज़ जो है वो नहीं रहती। हाँ, आखिर में मार्शल लॉ के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। तो वो ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि प्रोसीडिंग के दौरान ही एक मौका इस तरह से आया कि मार्शल लॉ जब लगते हैं तो तब तो आप बात मान लेते हैं, लेकिन अगर पार्लिमान ने कोई कानून बना दिया है तो आप उसकी बात नहीं मान रहे। तो अगेन ये उन्होंने रिमार्क्स इस तरह से दिए कि मार्शल लॉ में तो मान लिए जाते हैं फ़ैसले, भी जजिस भी हल्फ जो है वो ले लेते हैं, लेकिन जो है वो पार्लियामेंट अगर कोई काम कर दे तो वो आप नहीं मानते। तो बहरहाल ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। इसका जवाब ऑलरेडी जो दोनों जजिस की आपस मुख्तलिफ जो आर्गूमेंट्स है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये ओवरऑल आज का जो है वो समाअत जो है वो रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दे दीजिए। एक मिनट, ये राइट टू अपील के हवाले से भी। अच्छा, तो बस ये आज की तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।